आपके पास इस वक्त जितने भी पैसे हैं जो बैंक में जमा हैं, असली में वो वहाँ होते ही नहीं हैं। जी हाँ, जो पैसा आपने अपनी मेहनत से कमाया, जो आपने अपने बैंक अकाउंट में डाला ये समझ के कि वो वहाँ पे सेफ है, वो पैसा उस वक्त किसी और के घर का लोन बन चुका होता है, किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे इंसान के नाम से। ये कोई चोरी नहीं है, ये एक सिस्टम है, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल लीगल ट्रिक जिसे हम रोज़ यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक काम कैसे करता है, पैसा आता कहाँ से है और कैसे आरबीआई देश की महंगाई को एक स्विच की तरह कंट्रोल करती है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से। आज से हज़ारों साल पहले जब ना तो 500 का नोट था, ना यूपीआई और ना ही एटीएम, तब चलता था बार्टर सिस्टम, यानी चीज़ के बदले चीज़। लेकिन इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सोचिए आपके पास गेहूं है और आपको जूता चाहिए, लेकिन जूते वाले को गेहूं नहीं बल्कि कपड़े चाहिए। इससे तो दिमाग खराब हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसान ने बनाई करेंसी। शुरुआत में सीशेल्स, फिर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के सिक्के। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आई, सिक्योरिटी। आप 100 सोने के सिक्के घर में कहाँ छुपाओगे? चोर आके ले जाएंगे। यहाँ से जन्म हुआ दुनिया के सबसे पहले बैंकर्स का। वो थे सुनार। सुनार के पास लोहे के वॉल्ट्स होते थे। लोग अपना सोना उनके पास रखने लगे और एक सुनार एक कागज़ पर लिख के देता था, इस इंसान ने मेरे पास इतना सोना रखा है। अब मार्केट में सोना नहीं बल्कि वो कागज़ का टुकड़ा घूमने लगा। सुनार को समझ आ गया कि लोग अपना सारा सोना एक साथ वापस नहीं लेने आते। यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न बैंकिंग का खेल। अब बात करते हैं अपने देश इंडिया की। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जो कर्जा दिया करते थे। लेकिन मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग की शुरुआत की ब्रिटिशर्स ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, उन्हें ट्रेड के लिए एक फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए था। सबसे पहला बैंक खुला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। फिर उन्होंने 3 बड़े बैंक्स बनाए जिनको प्रेसिडेंसी बैंक्स कहा गया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1921 में इन तीनों को मिलाकर बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो आगे चलकर 1955 में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। लेकिन एक रियलिटी चेक, ये बैंक्स आम इंडियंस के लिए नहीं थे, ये सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स और बड़े जमींदारों के लिए थे। आम हिंदुस्तानी तो शाहूकारों के चक्कर में फंसे थे जो 50% तक का भी ब्याज ले लेते थे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश के पास पैसा नहीं था। प्राइवेट बैंक सिर्फ बड़े शहरों में थे और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देते थे। किसान और छोटे दुकानदार भूखे मर रहे थे। तो सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, बैंक नेशनलाइजेशन। 19 जुलाई 1969 की रात इंदिरा गांधी जी ने देश के 14 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। मतलब अब इन बैंक्स पर सरकार का कंट्रोल था। उन्हें टारगेट दिया गया, गाँव जाओ, किसानों को लोन दो, और यहीं से बैंकिंग आम आदमी की पहुंच में आई। अब चलिए समझते हैं कि आज 2026 में इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। लेवल 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। सबसे ऊपर बैठी है आरबीआई, जो कोई नॉर्मल बैंक नहीं है। आप आरबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट नहीं खुला सकते। आरबीआई है बैंकों का बैंक, यानी वो एक रेगुलेटर है जो ये तय करता है कि बाकी सब बैंक्स कैसे चलेंगे। आरबीआई करेंसी प्रिंट करती है, इंटरेस्ट रेट सेट करती है और ये इंश्योर करती है कि कोई बैंक इतना रेकलेस ना हो जाए कि पूरी इकोनॉमी को डुबा दे। लेवल 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये वो बैंक्स हैं जो सरकार के मेजॉरिटी ओन्ड हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अकेला इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। लेवल 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ये वो बैंक्स हैं जो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद उभरे, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा। इनका फोकस था टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस और एफिशिएंसी। और आज एचडीएफसी बैंक मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है। लेवल 4 रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स। ये छोटे लोकलाइज्ड बैंक्स हैं जो स्पेशली गांव के लोगों की ज़रूरत के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कम फॉर्मेलिटीज़, लोकल लैंग्वेज में सर्विस और एग्रीकल्चर फोकस्ड लैंडिंग।
लेवल 5 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये टेक्निकली बैंक नहीं होते। इन्हें डिपॉजिट लेने का उतना अधिकार नहीं होता जितना बैंक्स को होता है, लेकिन ये लोन्स देते हैं, स्पेशली पर्सनल लोन्स और कंज्यूमर फाइनेंस के लिए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, बैंक आपके पैसे पर आपको 4% इंटरेस्ट देता है, फ्री की ऐप देता है, एटीएम लगवाता है, एसी ब्रांच बनवाता है, तो बैंक खुद पैसा कैसे कमा रहा है? बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? पहला और सबसे बड़ा सोर्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। समझिए कि बैंक एक मिडल मैन है। आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए सेविंग्स अकाउंट में। बैंक ने आपसे कहा मैं आपको साल का 4% इंटरेस्ट दूंगा। अब वही पैसा बैंक किसी को होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन के रूप में देता है, अराउंड 8 से 10% इंटरेस्ट पर। इन दो नंबर्स के बीच का गैप, जिसे बैंक लैंग्वेज में नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, यही बैंक का सबसे बड़ा प्रॉफिट सोर्स है। दूसरा बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है फीस और चार्जेस। एटीएम से एक लिमिट के बाद विड्रॉल पर चार्ज, मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर पेनल्टी, क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस, और अगर आप पूरा बिल टाइम पर नहीं भरते तो एनुअल इंटरेस्ट, लोन प्रोसेसिंग फीस और लॉकर का रेंट। तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम है ट्रेजरी ऑपरेशंस। बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड करते हैं, और आजकल बैंक्स म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेचते हैं, जिस पर उन्हें हैवी कमीशन मिलता है। तो बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है, आपसे ही फीस लेता है और किसी और को लोन देकर वहाँ से भी कमाता है ना एकदम सॉलिड बिजनेस। अब सुनिए बैंक का एक ऐसा राज जो आपको किसी ने नहीं बताया। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। मान लीजिए आप बैंक में 1 लाख जमा करते हो। आरबीआई का एक रूल है जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जिसके हिसाब से बैंक को इस डिपॉजिट का एक छोटा परसेंटेज, मान लो 4%, आरबीआई के पास रिजर्व में रखना ही पड़ता है। इसका मतलब बाकी 96,000 बैंक किसी और को लोन दे सकता है, और ये जो दूसरा इंसान है जिसने ये 96,000 का लोन लिया, वो भी इस पैसे को कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा और घूम फिर के वो पैसा किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। अब वो दूसरा बैंक भी वही करेगा और ये साइकिल चलती रहती है। और अगर आप ये पूरा साइकिल ऐड करो तो आपका ओरिजिनल 1 लाख का डिपॉजिट इकोनॉमी में टोटल मिला के कई गुना ज़्यादा पैसा क्रिएट कर देता है। यानी अगर रिजर्व रेशियो 4% है तो मल्टीप्लायर होता है 1/0.04, यानी 25 गुना। इसका मतलब आपका 1 लाख का डिपॉजिट 25 लाख तक का नया मनी सप्लाई क्रिएट कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि अगर इतना पैसा क्रिएट हो रहा है सिस्टम में, तो कौन डिसाइड करता है कि कितना पैसा बनना चाहिए? कौन तय करता है कि ये मल्टीप्लायर ज़्यादा तेज़ चले या धीरे? यही एंट्री होती है असली बॉस की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के पास एक मैजिक वॉन्ड है जिसको बोलते हैं रीपो रेट। जैसे आम आदमी बैंक से लोन लेता है, वैसे ही कभी कभी बैंक्स को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आरबीआई से लोन ले लेते हैं। आरबीआई जिस इंटरेस्ट पर बैंक्स को लोन देता है उसे बोलते हैं रीपो रेट। अब यहाँ कनेक्शन समझो, जब आरबीआई रीपो रेट बढ़ाता है तो बैंक्स के लिए पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है, तो बैंक्स भी अपने कस्टमर्स को दिए जाने वाले लोन्स महंगे कर देते हैं। जब लोन्स महंगे हो जाते हैं, कम लोग उधार लेते हैं, कम लोग घर खरीदते हैं, कम बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, कम स्पेंडिंग होती है, और जब स्पेंडिंग कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम हो जाती है प्राइसेस कंट्रोल में आ जाते हैं। यही है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मैकेनिज्म। और इसका उल्टा, जब इकोनॉमी स्लो होती है, लोग खर्चा करना बंद कर देते हैं और बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं, तब आरबीआई रीपो रेट घटा देता है। लोन सस्ते हो जाते हैं और ज़्यादा लोग उधार लेते हैं, ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और इससे इकोनॉमी में ज़्यादा एक्टिविटी आती है और ग्रोथ वापस पिक करती है। और 2022-23 में आपने देखा ही होगा, जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा रहा था पोस्ट कोविड, आरबीआई ने रीपो रेट को लगातार बढ़ाया 4% से लेकर 6.5% तक, ताकि लोन्स महंगे करके स्पेंडिंग थोड़ी ठंडी की जाए और प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएं। यानी आरबीआई चुपचाप बैठकर एक रेट अप डाउन करता है और पूरे देश की महंगाई कंट्रोल हो जाती है। तो अब आते हैं आज के भारत पर। पहले बैंक आना एक टास्क होता था, लाइन में लगकर पासबुक प्रिंट कराओ, चेक पास होने में 3-3 दिन का वेट करो। लेकिन आज इंडिया दुनिया का डिजिटल सुपर पावर बन चुका है और इसका सबसे बड़ा हीरो है यूपीआई। यूपीआई का कोर आइडिया जीनियस है।
ये अलग अलग बैंक्स के बीच रियल टाइम बिना किसी मिडलमैन के सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर देता है, बस एक फ़ोन नंबर या क्यूआर कोड से। ना अकाउंट नंबर याद रखने की ज़रूरत, ना आईएफएससी कोड। और आज हर महीने इंडिया में अरबों ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई से हो रहे हैं। सुबह की चाय से लेकर फ्लाइट टिकट्स तक सब यूपीआई से हो रहा है। तो ये थी भारत के बैंक की कहानी, एक गोल्डस्मिथ के वॉल्ट से, जहां सोना लॉक्ड रहता है, से लेकर हमारे फ़ोन में दिखने वाले डिजिटल नंबर्स तक। बैंकिंग ने एक लंबा सफ़र तय किया है। तो सच कहूँ तो बैंक सिर्फ ईंट और पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, ये हमारे देश की नींव है। जब तक पैसा फ्लो होता रहेगा, इकॉनमी जिंदा रहेगी और देश आगे बढ़ता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में फिजिकल बैंक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे एआई के आने के बाद, या फिर नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसी एक और वीडियो के साथ।